हेलो। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो सॉल्यूशन का चैप्टर शुरू किए थे उसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। हम लोग बता चुके थे, हम आप लोगों को बता चुके थे कि सॉल्यूशन होता क्या है। बताए थे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आज जो हम लोग का जो माइन्यूट होगा कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम लोग कल डिस्कस किए थे, जितने सारे कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग कल बोले थे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है, उसी का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक दो क्वेश्चन भी आज हम लोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। तो जो पहला कंसंट्रेशन टर्म आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका रिप्रेजेंटेशन में ही इसका आंसर है, यानी इसका कंपैरिजन जो होगा किसमें होता है, हमेशा सॉल्यूट और सॉल्यूशन में। तो जो भी होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम टू वॉल्यूम ही होना है, अलग से कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो इतना इजी रहेगा, ये क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को इजली से समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपली एकदम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? और जो ये सारा वॉल्यूम्स होगा वो ये याद रखना है कि ये मिलीलीटर्स में होगा, ये ना कि लीटर में। बस इतना है, इतना सा ही हमें याद रखना है कि परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंट है तो परसेंट के कारण क्या आएगा, इंटू 100। राइट साइड में नहीं है, इस कारण से लेफ्ट साइड में इंटू 100 कर दे रहे हैं। ये होगा क्या आपका परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसके बाद भी आगे केस आएगा कि कभी कभी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया नहीं रहेगा। तो अगर ऐसा केस हो कि ना दिया हुआ हो तो हम लोग को करना क्या है कि मान लेना है। ठीक है, क्या मान लेना है, 100। हम लोग मान के चलेंगे कि कितने में काम कर रहे हैं, 100 ml में, मतलब आपको 100 ml में वर्क कर रहे हैं। इतना सिंपली आपको इतना आसानी से याद रखना है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया परसेंट। यही हम क्या आपको यहाँ लिखे थे, यहाँ डिफिनीशन आपको लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इंटू 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। दोनों क्या है, ml में है। ये है आपका किसका डिफिनीशन, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का। यहाँ तक किसको दिक्कत है, अगर है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। ये बहुत ईजी टर्म है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी का सेकंड है टर्म परसेंट वॉल्यूम बाई वेट। तो यानी इसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट का कंपैरिजन किससे होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन से। यानी यही ना, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। हालांकि ये यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी, ये परसेंट वेट बाई वॉल्यूम होना चाहिए, ना कि परसेंट वॉल्यूम बाई वेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। बोल दे रहे हैं फिर से, यहाँ पे जो हल्का सा मिस्टेक था, या परसेंट वेट बाई वॉल्यूम होना लिखा जाना चाहिए था, लेकिन गलती से लिखा गया। तो वेट बाई वॉल्यूम यानी ऊपर वेट होगा और नीचे वॉल्यूम। तो ऊपर हमेशा कौन होगा, सॉल्यूट, और नीचे यहाँ क्या होगा, सोल्यूशन। तो ये देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस इतना छोटा सा यहाँ पे इसका डिस्कशन है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये इजीली समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें देखिए कोई खास है नहीं, बस ये डिफिनीशन ही हम लोगों को याद रखना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ जो WT हम लिखे हैं वो वेट शो कर रहा है। ठीक है, ये आपको वेट शो कर रहा है। क्लियर है। ठीक है, ये क्या सॉल्यूशन किस में होगा, ml में। ये इसी पॉइंट को हम लोग को हमेशा क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। क्लियर है। ठीक है, हमेशा ml में इस पॉइंट को ही याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्ट्रेंथ, ये एक नया टर्म है कि
किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? कोई आइडिया है किसी को कि सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ अगर पता करना हो तो हम लोग स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं? अगर है तो बताइए। नहीं, हम ही बता रहे हैं। क्या क्या करना है इसमें? मास ऑफ सॉल्यूट्स, जो सॉल्यूट ले रहे हैं, मान लिया चीनी सॉल्यूट रहे हैं तो उसका कुछ मास लेंगे 10 ग्राम 20 ग्राम, तो उस सॉल्यूट का मास किस में? पर लीटर वॉल्यूम में, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है? इसी को मैथमेटिकली अगर हम लोग को लिखना हो तो एस बराबर क्या होगा? मास किसका? सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाई लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन को। यहां पे जो मास लेंगे हम लोग ग्राम में और जो वॉल्यूम लेंगे लीटर में। यही हल्का सा डिफरेंस है। पीछे हम लोग जो ले रहे थे वॉल्यूम किस में ले रहे थे? मिलीलीटर में, लेकिन यहां क्या लेंगे? लीटर में। क्लियर है? यही हम लोगों को इसमें क्या रखना था? हल्का सा ध्यान रखना है। क्लियर है? नहीं तो लिखिए भाई, यस फिर से समझाएंगे। ये बहुत ही आसान है। हम स्ट्रेंथ आया समझ में? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई सोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम इन लीटर, सोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है? तो यही लिखा हुआ है इसमें, मास ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब इसको लिख सकते हैं क्या? वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर दिक्कत है तो बोलिएगा, रिपीट कर देंगे। ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है मेन टर्म मोलरिटी, जहां से हम लोग को क्वेश्चन प्रारंभ होगा। आपको पूछना शुरू करता है एग्जाम्स में कि मोलरिटी आखिर होता क्या है। किसी को कुछ पता है इसके बारे में? नहीं मालूम है तो मोलरिटी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आखिर होता क्या? यहां पे हम लोग मोल्स पे डिस्कशन करते हैं। मोल्स, तो मोल्स किसका? ऑब्वियसली ऊपर हमेशा क्या ले रहे हैं? सॉल्यूट का। और उसको किससे करेंगे? सॉल्यूशन से, यानी किससे? सॉल्यूशन से। वो भी क्या होगा यहाँ? लीटर में। ठीक है? तो मोलरिटी को हम लोग मोल से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। अब यहाँ एक और नया क्वेश्चन उठता है कि आखिर नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स होता क्या है। तो इससे पहले फिर से हम मोलरिटी हम रिपीट कर दे रहे हैं कि मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी अगर लिखेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को आगे क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली? नंबर ऑफ मोल्स को n मानते हैं और वॉल्यूम इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल हम लोग निकालते कैसे हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर याद हो आपको, क्लास 9 से ही शुरू होता है। मोलर मास डिवाइडेड बाई सॉरी, नंबर ऑफ मोलर मास को नीचे रखते हैं। वेट जो वेट दिया रहेगा सॉल्यूट का डिवाइडेड बाई मोलर मास, इस तरह से निकालते हैं हम लोग नंबर। यानी क्लास 9 में हम लोग सीधे करते थे गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। तो यही उसी को हम लोग मोलर मास भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के थ्रू आगे हम लोग बताते हैं इसको। जैसे छोड़िए आगे, क्या अभी बताते हैं। अगर निकालना हो नंबर ऑफ मोल्स, मान लिया कि मेरे पास HCl का 1.825 ग्राम दिया हुआ है वेट, किसका? HCl का। और हमको कहा है कि इसका नंबर ऑफ मोल बताओ। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ बताए? वेट बाई मोलर मास। तो HCl का वेट तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 1.825 डिवाइडेड बाई, अब इसका हमको क्या निकालना पड़ जाएगा? मोलर मास। तो हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 और क्लोरीन का क्या होता है? 35.5। तो क्या हो जाएगा? 36.5। काटिएगा तो क्या आ जाएगा? 0.5।
तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो फाइनली ये डिफिनेशन दिया हुआ है, मोल ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को n/v। अब आपको इसको हम मैथमेटिकली फिर से लिख के दिखा रहे हैं सॉरी नॉर्मलिटी लिखा गया, छोड़िए कोई बात नहीं। m यानी कि क्या है, m यहाँ क्या है, मोलारिटी, मोलारिटी डायरेक्ट नहीं बोल रहे, मोलारिटी। तो अब क्या करेंगे, शुरू से जो फॉर्मूला हुआ n/vl, अब इसी n को हमने क्या लिखा, W बाई मॉलिक्यूलर मास, उसको m0 से डिनोट करते हैं जनरली, और नीचे क्या है, वॉल्यूम इन लीटर। यानी फाइनली जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मोलरिटी m क्या शो कर रहा है, मोलरिटी इज इक्वल टू W जो वेट है सोल्यूट का, m0 मोलर मास है उस सोल्यूट का, और डिवाइडेड बाई VL यहाँ शो कर रहा है आपको वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का, और किसमें, लीटर में। अब एक तो इसी को आगे फिर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर W m0 VL। अब यहां से हम W लिख सकते हैं, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम। ये होता है आपको फाइनल क्या, इसका इक्वेशन। ये किसका इक्वेशन है, मोलरिटी का। अब क्लियर है मोलरिटी, फिर से एक बार इसको हम सिर्फ अब डिफाइन कर दे रहे हैं कि मोलरिटी अगर डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल दिया रहे तो हमको ये W/m0 का जरूरत नहीं पड़ेगा निकालने का जनरली, हालांकि ये दिया नहीं रहेगा आपको एग्जाम में। तो मोलरिटी होता क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने में, पर लीटर सोल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, किसमें आगे बढ़े हम लोग, अब बढ़ते हैं नॉर्मालिटी में। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो लिखिए यस नो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे नॉर्मालिटी ये होता क्या है, तो इसको जब डिफाइन करते हैं, लास्ट क्लास में कितने अच्छे से कर रहे हैं इसको, कि नंबर ऑफ क्या, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यहां एक नया टर्म आ रहा है, इक्विवेलेंट सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है इसका डेफिनेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। अब एक और यहां नया टर्म है, क्या नया टर्म है, इक्विवेलेंट। तो फाइनली पहले इसको लिख देते हैं कि n को लिख के आ सकते हैं, इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर। ये होगा इसका सीधी फॉर्मूला, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसको फिर से हम लोग नंबर ऑफ मोल से भी रिलेट करना होगा, जैसे W/m0 करते थे ना, यानी क्या होता है, ये तो फॉर्मूला ही है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, वेट बाई मोलिकुलर मास। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट आया, ये इक्विवेलेंट वेट आखिर होता क्या है, ठीक है, इक्विवेलेंट होता क्या है, तो ये जो इक्विवेलेंट है ये होता है आपको वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो अब इक्विवेलेंट मास को कैसे निकाला जा सकता है, अब इसी को हम पूरे फॉर्मूला में सेट कर रहे हैं। तो इसका भी हालांकि एक अलग फॉर्मूला होता है आपका, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं इसको। कैसे निकालते हैं, तो m0 मोलर मास बाई n फैक्टर। ये एकदम इंटरेस्टिंग तो है नॉर्मलिटी, इसमें बहुत सारे नए टर्म्स आते हैं। पहले तो इक्विवेलेंट आया, जिसको वेट बाई इक्विवेलेंट, वेट ऑफ सोल्यूट बाई इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट वेट है वो मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास जिसको कहते हैं, डिवाइड बाई n फैक्टर से होता है।
अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है आप लोगों के लिए, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर से बढ़ने से पहले बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि ये नॉर्मलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई थिंक इसको रिपीट करना ही बेटर होगा। तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इसको कि नॉर्मलिटी होता क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका? सोल्यूट का, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब इसी इक्विवेलेंट का निकालने का फॉर्मूला है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। वेट बाई, इसको इक्विवेलेंट मास बोलते हैं, हालांकि केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई फर्क नहीं, फिजिक्स में होता है। अब यहां पे ये ईएम, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। उसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, या जिसको मोलर मास भी कहते हैं, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। अब एक और नया चीज यहां आया, एन फैक्टर। अब उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। तो कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं उसका एक अलग से तरीका भी है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉर्मलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आया यहां तक समझ में सभी को? बोलिए हाँ या ना, यस या नो बोल करके हमें बताइए, उसी अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब एन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, तो क्वेश्चन आ गया, तो ज़रा इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब एन फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो ये समझ में आएगा। तो अगर इसका वेरियस केसेस होता है, तो एक वन ऑफ द केसेस है कि अगर एसिड हो, ठीक है, अगर एसिड का क्वेश्चन हो, एसिड से, तो जो H प्लस आयन, ये तो डिफिनीशन याद होगा आप लोगों को कि एसिड उसी को कहते हैं जो वाटर में क्या दे, सॉल्यूशन में क्या दे, H प्लस आयंस दे। तो जितना होगा H प्लस आयंस, उसी को बोलेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। जैसे क्लियर हुआ एन फैक्टर क्या? अगर एसिड का केस में हो तो एसिड जितना H प्लस आयन सॉल्यूशन में रिलीज करेगा उसी को क्या बोलते हैं? उसका एन फैक्टर। तो अब इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बेटर से समझ में आएगा। जैसे लेते हैं एसिड में कौन सा, HCl, H2SO4 कोई भी ले सकते हैं, तो HCl, ये होगा किसमें? आपको H प्लस प्लस Cl माइनस आयंस में। तो यहाँ कितना H प्लस दे रहा है? तो ये हो गया 1। तो अगर कहता है कि HCl का सॉल्यूशन है, तो उसका जो एन फैक्टर होगा उसका, यानी HCl के सॉल्यूशन का, वो क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अगर यही H2SO4 होता तो यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए फिर से H2SO4 का केस लेकर के बता रहे हैं आपको, एकदम समझिए, ये इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर H2SO4 होता तो क्या करता है ये ब्रेक करके 2H प्लस आयंस प्लस SO4 माइनस 2 आयंस, इसमें ब्रेक होगा ना। देखिए यहाँ H प्लस कितना हो गया? 2। तो अगर H2SO4 का सोल्यूशन होगा तो हमारा एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आई थिंक एन फैक्टर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे करेंगे, एग्जांपल्स अगला में हम इसी को फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि नॉर्मलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये होता है एन फैक्टर। आई थिंक अब आपको नॉर्मलिटी क्लियर होगा। तो ये था 3 टर्म्स कौन का डिस्कस किए, 4 टर्म्स हमने, 4 से 5, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, और क्या? मोलरिटी, उसके बाद क्या किए? नॉर्मालिटी। इतना सारा का डिस्कशन हुआ। इसी पे आपको ये अभी क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो कि आपको पिछले स्लाइड्स में दिखा होगा कि 1.285 ग्राम HCl एसिड है, इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो 500 ml का सॉल्यूशन बनता है। तब मोलरिटी बताइए। तो मोलरिटी का फॉर्मूला अभी आप लोगों को क्या बताए हम कि M को क्या लिखते हैं?
बताइए, नंबर ऑफ मोल्स n बाई नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर। और इसी नंबर ऑफ मोल्स को भी क्या लिखते हैं, वेट बाई मोलर मास, ठीक है। तो और यहाँ क्या हो जाएगा, VL। तो अब हमारा क्या क्राइटेरिया यहाँ पे बचा कि हम कैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकाल सकें। तो ठीक है, निकाले नंबर ऑफ मोल्स। n बराबर क्या हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। वेट कितना है, दिया था 1.825 ग्राम, और यहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम 500 ml। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो, लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से n 1.825 डिवाइड बाई 500 ml को 1/2 लीटर लिख सकते हैं, और यही 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाएगा ना ऊपर। तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 1.825 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 33.65, यानी नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आ रहे हैं यहाँ से, 3.65। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अब आ गए फाइनली फिर से मोलारिटी पे। क्या हो जाएगा, n हमारा क्या निकल गया, 3. क्या आया, देखिए 3.65 और मोलर मास किसका, HCl का। तो कैसे निकालते हैं, सभी के मासेस को ऐड करके। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस क्लोरीन का 35.5 अप्रॉक्स होता है, तो कितना हो जाएगा, 36.5। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है। ये मोलर मास निकालने आना चाहिए, जिसको मोलिकुलर मास भी हम लोग कहते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 लगभग होता है। तो m फाइनली जो हमारा m आया वो आया 3.65 डिवाइडेड बाई 36.5। अगर इसको आप काटिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 1/10, यानी m क्या आया हमारा, इसी को लिखिए 0.1। यही हमारा आंसर है। क्लियर, हो गया। m का आंसर फाइनली 0.1 m, लास्ट में m भी हम लोग लिख देते हैं। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ भी आया होगा। समझ आएगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।